गुड आफ्टरनून एवरीवन। 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप तुम लोगों ने पिछला पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 से। चैप्टर 5 की जो रिकॉर्डेड वीडियोस है मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ सभी को। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी हैं, अटेंडेंस की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं डेली क्लासेस तुम लोगों के लिए ले रही हूँ फायदे के लिए, वरना डेली क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जितना भी पोर्शन मैं पढ़ाऊंगी वो सारा पोर्शन डीओई पढ़ा रही है। ठीक है, बट स्टिल अभी डेली का सुन लो कि डेली जितना भी मैं पढ़ाऊंगी, आज की क्लास का एक गूगल क्विज होगा, सबको भरना है। ठीक है, जो अटेंड कर रहे हैं, जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी है कि जितने भी बच्चे हैं, अगर 54 ज्वाइन है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो 54 के 54 रिस्पॉन्सेज मेरे पास पहुंचने चाहिए। ठीक है, डेली का वॉइस क्लियर नहीं है, नेटवर्क नेटवर्क वगैरह सब कुछ पूरा है मेरा। तुम लोग अपने नेटवर्क का देखो थोड़ा सा। सभी को प्रॉब्लम है मेरी आवाज के साथ? हेलो हेलो, सभी को मेरी आवाज के साथ प्रॉब्लम है? ठीक है ना? चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 5 के बाद, चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा है कि हमारा जेनेटिक जो मटेरियल है उसका, या हम कह सकते हैं बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं और किन वजहों से वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, तो किस तरीके से सेल टू सेल कौन सी चीज है जो पास ऑन हो रही है, किस तरीके से पास ऑन हो रही है, वो सारे प्रिंसिपल हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ लिए हैं। चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे इसका मॉलिक्यूलर बेसिस, यानी मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, इनहेरिटेंस पेरेंट्स से जब बच्चों के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो कौन सा एक्चुअली मॉलिक्यूल है, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारा चैप्टर 6। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एक सेल की। हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, बाकी की कुछ ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म यहाँ इस सेल के आसपास होगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि लेट इट बी द जाइगोट। ये जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट जो पहला सेल होता है जिससे ऑर्गेनिज्म बनता है, ये वो है। उसके बाद ये है हमारा न्यूक्लियस। अभी हमें सबको पता है कि न्यूक्लियस जो है इसके अंदर एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों के लिए अब पता है, जिन्होंने सबसे पहले इन्हें आइडेंटिफाई किया उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। पहले लोगों को सेल के बारे में नहीं पता था। जब सेल के बारे में पता चला तो ये नहीं पता चलता था कि साइटोप्लाज्म की वजह से इनहेरिटेंस होती है, या ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी वजह से होती है। अब जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर भी देखा जाए तो इसके अंदर कौन सा चीज प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक ये जो बोला जाता है ये न्यूक्लियस के अंदर, और क्योंकि इनका नेचर जो है वो एसिडिक होता है, इसीलिए इनको न्यूक्लिक एसिड्स बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये एक्चुअल में, जो कि हमें अब पता है कि दीज आर द वंस, या दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन अब देखा जाए तो हमारे पास अभी जो प्रेजेंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो भी दो हो सकते हैं। दीज कैन बी डीएनए, दीज कैन बी आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए हम लोगों को पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कहाँ फर्क आता है दोनों में? डीऑक्सी राइबो। यहाँ अगर देखेंगे, दिस इज डीऑक्सी राइबो, दिस इज राइबो। राइबो और डीऑक्सी राइबो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का रिमूवल अगर राइबो में से कर दोगे तो वो डीऑक्सी राइबो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल के लिए जो देखना है वो है हमारा डीएनए। दो आरएनए भी कुछ लोगों में जेनेटिक कुछ
ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए है वो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। बस मोस्टली के अंदर हम लोग देखेंगे कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। यानी कि अगर मैं लेती हूँ कि एक फादर है, इससे सन या डॉटर बनता है, तो इस सन या डॉटर से जो मटेरियल गया है यहाँ से क्या चीज गई, वो था डीएनए। ठीक है, यानी कि एक फादर या एक मदर अपने बच्चों को क्या चीज पास ऑन कर रहे हैं, वो अपना डीएनए प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सन या डॉटर को। अब हम आ जाते हैं कि ये जो डीएनए है ये बना किस चीज का हुआ है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए अगर देखोगे तो हम लोगों को सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज दिस डीएनए कंपोज्ड ऑफ? डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ, हम लोगों ने चैप्टर क्लास 11 में भी पढ़ा है कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे अगर प्रोटीन्स को देखा जाए तो प्रोटीन्स बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड से, जो उनकी बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, वो अमाइनो एसिड होती है। वैसे डीएनए की जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को हम लोग कैसे, न्यूक्लियोटाइड भी जो है, जो मैंने सिंपल यूनिट बोली, वो भी एक प्लेन छोटा सा मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एंड न्यूक्लियोटाइड आल्सो इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। वन, अ शुगर। टू, अ फॉस्फेट ग्रुप, ये हम लोगों ने 11th में किया हुआ है, ठीक है। और एक नाइट्रोजनस बेस, ये सब 11th का रिपीटिशन है, ठीक है। ये जो शुगर है ये हो सकती है राइबोज, जो कि आरएनए के अंदर होगी, जिसको हम राइबोज शुगर बोल रहे हैं। जबकि दूसरी हो सकती है डीऑक्सी राइबोज। फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये मेरे ख्याल से PO3, PO4 3 हाँ, ये है, 3 पे माइनस चार्ज होगा, एक पे डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा। तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसेस हमारे पास होते हैं एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। आरएनए के अंदर देखा जाए तो ये थायमिन जो है वो यूरेसिल से रिप्लेस होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये तो हम लोगों ने बोल दिया कि न्यूक्लियोटाइड शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियोटाइड जो है, सबसे पहले तो डीएनए ही कैसे फॉर्म करते हैं। डीएनए को अगर देखा जाए तो डीएनए, या हम सबसे पहले देखते हैं एक सेल, इसके अंदर ये, और जब हम मियोसिस माइटोसिस दिखाते हैं तो हम जेनेटिक मटेरियल को कुछ इस तरीके से शो करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, यानी कि ये एक एक्स की फॉर्म में शो होता है। ये जो एक्स की फॉर्म में है ये कोई सिंपल सी चीज नहीं है, ठीक है। ये जो एक्स होता है एक्चुअली ये तो होता है डिप्लीकेशन, यानी कि जब मियोसिस या माइटोसिस होता है तो तुम लोगों को याद हो तो जेनेटिक मटेरियल सारा डबल हो चुका होता है, यानी एक्चुअल में जो मटेरियल है वो सिंगल कॉपी है ये। तो मैं सिर्फ एक सिंगल कॉपी को लेती हूँ कि मेरे पास ये है एक क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम, जो कि क्रोमेटिड पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम सीधा यहाँ से हम लोग कहाँ है, डीएनए फाइनली वो मॉलिक्यूल है जिससे क्रोमोसोम बना हुआ है। तो डीएनए से क्रोमोसोम तक का सफर जो है वो कैसे होता है, ये जो डीएनए है ये एक्चुअल में होता है मॉलिक्यूल एक डबल हेलिकल फॉर्म में, इस तरीके से, एक सिंगल और ये हुआ डबल। कैसे लिया है, जैसे हमारे पास एक नॉर्मल सीढ़ी होती है, ये इसके बीच में ये डंडे होते हैं, ये, ठीक है। इस तरीके का मॉलिक्यूल है डीएनए, और इसको हम क्या करते हैं, दोनों एंड्स को ऐसे पकड़ते हैं और इस तरीके से राइट हैंडेड, इस तरीके से राइट हैंड इसको कॉइल करते जाते हैं। जैसे तुम लोग दो तारों को आपस में लो और उनको आपस में फोल्ड कॉइल करना शुरू कर दो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। इन्हीं में ये एक जो छोटा पोर्शन है, ये, इसको एक बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा, ये पोर्शन भी नहीं, ये तो डबल एक जैसे हो गए, सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है, सिर्फ ये एक,
इधर है, एक इधर है, यानी ये दो भी अगर मैं पूरा बोल देती हूँ तो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो मिलके डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक के बाद एक के बाद एक क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, अच्छा पूरा लिख देती हूँ, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और फिर वो पूरा का पूरा इस तरीके से डबल स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, जो इसको कॉइल करके बन रहा है, ये भी फर्दर, अभी तो एक ही कॉइलिंग है, ठीक, इसको फर्दर कॉइल करो, इसको सिंपल मान लो कि जब तुम दूर से देखोगे ये डबल वाला भी बड़ा सा करके भी एक सिंपल सा प्लेन धागा हो जाएगा। जैसे तुम दो तारों को आपस में कॉइल कर देते हो, दूर से देखोगे तो तुम्हें वो सिंगल नजर आएगा, फिर उस सिंगल वाले को इसको फिर से और ज्यादा कॉइल करना शुरू कर दो, इसको पकड़ो और इसको एक सिंगल किसी चीज के आसपास लपेट दो ऐसे। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, धागे की जो रील होती है, उस धागे की रील में छोटी सी धागे की रील जो कि 3-4 या मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर की होती है और उसके अंदर 300 मीटर लगभग थ्रेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कॉइलिंग होती है। अब वापस आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से अरेंज होते हैं, हमारे पास है शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। ये मैं सारा रिपीट करा रही हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो 11th का ही। ठीक है, इतना मैंने तुम लोगों को 11th में ही समझाया है। इतना हो गया। ठीक है, ये है, अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने कितनी बनाई है, डबल चेन बनाई है। डबल चेन कैसे बनेगी, इसके ऑपोजिट यहाँ एक और चेन बनी हुई होगी, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास बनी हुई होगी। और फिर क्या है, इधर शुगर से बीच में नाइट्रोजनस बेस, इधर से भी और इधर से भी, इधर से नाइट्रोजनस बेस, इधर से नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, इस तरीके से हमारा ये बन रही सीढ़ी जैसी, ऐसे चलते जाओगे आगे और भी ज्यादा बीच में आती जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर ये जो शुगर है, शुगर है हमारे पास डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, तुम लोगों को ये जो शुगर है, दिस शुगर इज पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब है कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे इसमें, 5। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 हैज टू बी CH2OH। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सभी पे OH OH ग्रुप लगा देना है। ठीक, ये हो गई हमारी एक पेंटोज शुगर। अब हम कहते हैं डीएनए है, यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज है, यानी कि इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव है, वो एक ऑक्सीजन कौन सा है, 1 2। ये जो सेकंड वाला है, ये इसमें से ऑक्सीजन रिमूव करनी, यानी यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना है, सिंपल H लगाना है। ठीक है, तो अब इसकी काउंटिंग करो, नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। तो हमारे पास 1 प्राइम 2 प्राइम 3 4 और 5 हमारे पास एंड्स। ठीक है, इसी चीज को यहाँ देखो, ये देखो इसके अंदर यहाँ दिख रहा है सबको, ये वो CHO दिख रहा है, ये CH2OH वाला है, तो ये हुआ हमारे पास। सबको सुनाई दे रहा है, हेलो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, सभी को दिखाई दे रही है। बुक से थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि तुम लोगों को बुक की लैंग्वेज भी साथ में समझ आए कि केमिकल स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स जो मैंने बताए, नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, RNA होगा तो राइबोज, DNA होगा तो डीऑक्सीराइबोज और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन और साथ में एक यूरेसिल। ठीक है, जिनको हम लोग दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं,
प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स कहाँ है हमारे, ये रहे। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, थायमिन और यूरेसिल जो है एक साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, जिसमें कि हम लोग एडेनिन और ग्वानिन इन दोनों को बोलते हैं प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन क्यों बोलते हैं और ये वाले पिरिमिडीन क्यों बोलते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। अगर तुम देखोगे तो प्यूरिन्स के अंदर एक्चुअली 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक 6 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड, जबकि पिरिमिडीन जो है उसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में नाइट्रोजन आएगा, इसीलिए इनको नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ कहीं नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इनको नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है। बेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नेचर में बेसिक होते हैं। एसिडिक और बेसिक 2 तरीके का नेचर होता है, तो ये नेचर में बेसिक होते हैं। और नाइट्रोजनस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जगह जगह पे नाइट्रोजन जो है वो कार्बन को सब्सटीट्यूट करती है। ठीक है, तो हमारे 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, प्यूरिन्स जो एडेनिन और ग्वानिन है, पिरिमिडीन जो कि साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन है। ठीक है, यूरेसिल और थायमिन एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करेंगे, किसमें, थायमिन होगा डीएनए में, यूरेसिल होगा आरएनए में। उसके बाद साइटोसिन कॉमन है, ये चीज मैंने बता दी। यूरेसिल प्रेजेंट है सिर्फ आरएनए में, थायमिन की जगह पे। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 1 प्राइम पेंटोज शुगर। अब ये जो नाइट्रोजनस कहाँ गया, अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 1 प्राइम पेंटोज शुगर। अब इस डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ ये हमारा 5 4 3 2 1 इस तरीके से होता है। सॉरी, ये यहाँ पे OH आएगा तो यहाँ से 1 शुरू होता है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये जो 1 प्राइम एंड है, ये वाला यहाँ से काउंटिंग करनी है। 1 प्राइम एंड पे क्या चीज जुड़ी हुई है, हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 2 3 पे क्या चीज जुड़ी हुई है, फॉस्फेट जुड़ी हुई है। और 5 पे इधर एक तरफ देखोगे तो इधर 5 पे फॉस्फेट है, और इस तरफ से चलते जाओगे अगर तो हमेशा ये फॉस्फेट पे नहीं खत्म होगा, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर। तो इस तरीके से एक फॉस्फेट लास्ट में शुगर है, तो इस तरफ जो एंड आएगा वो होगा OH एंड। ठीक है, जब हमें मॉलिक्यूल को फिनिश करना होगा, तो इस तरीके से देखोगे कि किसी एक मॉलिक्यूल की, या अगर हम कहें ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, एक तो हो गया न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल सिंगल यूनिट को, एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट कितनी है, ये शुगर, ये बेस और ये फॉस्फेट, ये इतनी जो यूनिट है, दिस विल बी कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। अब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम बोलेंगे कि डीएनए क्या है, डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ है टोटल मिला के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर क्या चीज है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमारे पास 2 एंड्स आते हैं, एक आता है 5 प्राइम एंड, अक्षर नहीं, इसको पकड़ लो, ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी। पेन खुला हुआ लग जाएगा इसका मेरे को। अरे ये लोग भैया आ जाओ वहीं खेलेंगे बारिश। दूसरा ले लो। तो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर एक एंड है जो 5 प्राइम एंड बनता है, जबकि दूसरा एंड बनता है जो 3 प्राइम है। 3 प्राइम क्यों बोल रहे हैं, 1 2 3 ये वाला 3 प्राइम है। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड है, यानी कि एक जब चेन बनेगी उसका एक एंड होगा 5 प्राइम एंड, दूसरा होगा 3 प्राइम एंड। अच्छा, दूसरी बात, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े रहेंगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगली चीज जो न्यूक्लियोटाइड है, इनको भी हम स्पेसिफिकली कुछ नाम देते हैं। जैसे एक राइबोज है, राइबोज में एडेनिन मिल जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडिनोसिन। ठीक, अगर इसमें फॉस्फेट भी मिल जाता है तो हम इसको कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट मिल जाते हैं तो हम उसको कहेंगे डाइफॉस्फेट, 3 मिल जाते हैं तो इसको कहेंगे ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो AMP, इसको नाम सुना होगा AMP, दिस इज ATP, दिस इज ADP। ठीक है, अच्छा ये तो हुई राइबो। अगर हमारे पास डीऑक्सीराइबोज हो, डीऑक्सीराइबो में एडेनिन हम मिला देते हैं तो क्या चीज बन जाएगी, डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, और अगेन डीऑक्सी एडिनोसिन, फॉस्फेट लगी हुई है तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अगर 2 हैं तो, अगर 3 हैं तो 3 फॉस्फेट्स, DAD। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये नॉमेनक्लेचर होता है। When a phosphate group is linked to OH of 5' carbon of a nucleoside, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये अगर सिर्फ राइबोज में एडेनिन, शुगर और ये आपस में मिले हुए हैं, ये शुगर और बेस दोनों को आपस में मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जबकि इसमें अगर फॉस्फेट भी मिल जाता है तो उसको हम बोल देते हैं फिर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में इनको जोड़ते रहते हैं। When a phosphate group is linked to OH of 5' of a nucleoside through phosphoester linkage, phosphoester linkage ये है हमारे पास जिससे शुगर और फॉस्फेट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, अगर तुम लोगों को याद हो तो। ये देखो इस तरीके से, क्योंकि दोनों तरफ शुगर्स होती हैं, बीच में फॉस्फोर होता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक सिंगल को लेंगे तो फॉस्फोएस्टर, और दोनों है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। Two nucleotides are linked through 3', 5' phosphodiester linkages। ठीक है, जिसकी वजह से एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है। डाइन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों को मिला के कहा हमने डाइन्यूक्लियोटाइड। 3 हो गए तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड, और मैनी हो गए तो उसको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से हमारा जो एक पॉलीमर बना है, इस पॉलीमर में 5' एंड पे शुगर है जिसको हम 5' एंड बोलते हैं, दूसरा जो है वो 3' ग्रुप है जिसपे हमारा OH होता है तो हम उसको 3' एंड कहते हैं, और ये बन जाती है हमारी बैकबोन। तो किससे बनी हुई है बैकबोन, शुगर और फॉस्फेट्स। ठीक है, जबकि हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो दोनों तरफ से, इस तरफ से भी, और ये हुई एक चेन, ये हुई हमारी दूसरी चेन। ठीक है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, अगेन इस तरफ भी नाइट्रोजनस बेसिस है, यहाँ पे, यहाँ भी नाइट्रोजनस बेसिस है, दोनों अंदर की तरफ, दोनों चेन है उससे अंदर की तरफ प्रोट्रूड करती हैं, दोनों तरफ इनसाइड प्रोजेक्ट करती हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दोनों चेन्स के, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड्स हैं, ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिनको वीक बॉन्ड्स बोला जाता है। ठीक है, ना सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं बोला जाएगा, बेशक 2 लाइनें दिखाई दे रही, बट दीज आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये 2 और 3 क्यों होते हैं, ये इनके स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। जितने साइटोसिन और एडेनिन और थायमिन का अगर तुम लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो उनके पास 2 फ्री साइट्स होती हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन में 3 फ्री साइट्स होती हैं, तो इसीलिए उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। RNA का क्या डिफरेंस है, RNA पे वो 2' पे अगर याद हो तो OH ग्रुप प्रेजेंट था, जो हम लोगों ने यहाँ से हटाया था, यहाँ से ये 2' एंड पे राइबोज होगी तो OH होगा, और डीऑक्सी राइबोज होगी तो सिर्फ H प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज, RNA में यूरेसिल पाया जाता है थायमिन की जगह पे। थायमिन का दूसरा नाम है 5-मिथाइल यूरेसिल, यानी यूरेसिल में ही अगर 5th पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया जाए तो उसको थायमिन कहते हैं। ठीक है, DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस, क्योंकि एसिडिक है, बेशक इसमें
डीएनए जो है बेशक से उसमें नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने की वजह से उसका जो बेसिक नेचर है वो बन जाता है एसिडिक का। फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, जिसने फर्स्ट टाइम इसको न्यूक्लियन नाम दिया था, ठीक है। लेकिन लॉन्ग पॉलीमर है तो इतना आसान नहीं था उसको क्या बोलते हैं निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। 1953 के अंदर क्या हुआ, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने काम पे नहीं, मॉरिस विल्किन और रोजलिन फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा बनाया था। अगर तुम्हें डिफ्रेक्शन डेटा याद हो तो मॉलिक्यूल्स में से एक्सरे जो है वो पास ऑन की जाती है, फिर उस एक्सरे का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्रेक्शन करते हैं, और जो इमेजेस बनती हैं उनके बेसिस पे वॉटसन और क्रीक ने क्या किया, एक डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स क्या है, ये इसको डबल हेलिक्स बोला जाता है, ठीक है। ये सिंगल हेलिक्स तो होगा ये इसको, और दो आपस में स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में कॉइल्ड हैं, उसको हम बोलेंगे कि वो डबल हेलिक्स है। अच्छा, इसके अलावा साथ में इस चीज को और किसने हेल्प किया या किसने इसको क्या कह सकते हैं साथ में और ज्यादा प्रूव किया, वो था एरविन चारगिफ का ऑब्जर्वेशन। एरविन चारगिफ ने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी सेल के अंदर एडेनिन और थायमिन का जो रेशो है, एडेनिन थायमिन इनका प्लस ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और बराबर होता है, इक्वल टू 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो रीजन है हमारे पास, एडेनिन जो है वो हमें पता है हमेशा थायमिन के बराबर रहेगा, ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के बराबर रहेगा, क्योंकि जहां ग्वानोसिन है उसके ऑपोजिट हमेशा साइटोसिन आएगा। इसीलिए अगर हम इनको आपस में जोड़ दें तो वो हमेशा इसके बराबर आएगा। एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर है थायमिन प्लस साइटोसिन के, या हम कह सकते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन, इसको नीचे ले आओ, टी प्लस सी, इनका जो रेशो है वो हमेशा 1, ठीक है। तो इस बेस पेयरिंग के हिसाब से या जो पीछे डिफ्रेक्शन मॉडल्स और डिफ्रेक्शन डेटा वगैरह आया उसके बेसिस पे फ्रांसिस और वॉटसन और क्रिक ने एक मॉडल दिया जिसको कहा गया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए क्या कहता है, पहली चीज, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो डीएनए है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, जहाँ पे बैकबोन बनी हुई है शुगर फॉस्फेट से, और बेसिस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का क्या मतलब है कि हमारा अगर ये वाला एक जो चेन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में चल रही है, तो ऑपोजिट वाली जो चेन है उसमें इस एंड पे 5 प्राइम आएगा और इस एंड पे OH ग्रुप आएगा, ठीक है। पैरेलल तो हो जाता अगर 5 प्राइम 5 इधर 5 इधर 5 इधर 3 इधर 3 होता, बट इधर 5 इधर 3 और इधर 5 इधर 3 है, तो इसको हम बोलेंगे ये है एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो इसका मतलब एक चेन की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो दोनों बेसिस हैं दोनों स्ट्रैंड्स में, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में। चुप रहा था, वो एज अ रिजल्ट, अच्छा, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। थायमिन हाइड्रोजन एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि ग्वानोसिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसकी वजह से प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडीन के ऑपोजिट आता है। प्यूरिन है हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन, और दूसरे ऑपोजिट हो जाएंगे साइटोसिन और थायमिन, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म रहता है। एक तरफ पिरिमिडीन है तो दूसरी तरफ प्यूरिन आ जाएगा, एक तरफ प्यूरिन है तो दूसरी तरफ पिरिमिडीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड का फैशन है, अगर मेरे पास ऐसे है ये स्ट्रैंड है तो मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगी राइट हैंड, ठीक है, ना कि लेफ्ट हैंड में,
राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती हैं। पिच जो है हेलिक्स की 3.4 नैनोमीटर है। अब ये पिच का मतलब क्या है, ये देखो, ये हमारे पास राइट हैंडेड कॉइलिंग है, ठीक है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है, एक से लेके दूसरे तक ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है, कि जहां से एक शुरू हुआ था फिर दोबारा घूम के उसी पॉइंट पे आना, उसको पिच बोला जाता है। ये जो पिच का डिस्टेंस है वो होता है 34 नैनोमीटर। द पिच ऑफ अ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर्स, ठीक है। अ नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर 10 की पावर -9। और एक हेलिक्स, एक पिच में रफली 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कितना होगा इसके दो के बीच में 0.34 नैनोमीटर्स, दो बेस पेयर्स के बीच में, यानी कि ये और ये दोनों बेस पेयर हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 0.34 नैनोमीटर्स, ठीक है। और लास्ट है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स में ये जो एक पेयर है, ये एक जो पेयर है, इसके ऑपोजिट इसके बाद वाला या कॉन्जिक्यूटिव अगला जो है वो सेम प्लेन में होता है। सेम प्लेन का मतलब है अगर मैंने यहाँ रखा है तो अगला वाला जो आएगा वो इसी प्लेन में आएगा। देखो, अगर ऐसे है एक बेस पेयर या एडेनिन थायमिन है तो ये बिल्कुल उसी प्लेन में आएंगे, कोई परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे नहीं कि ये AT यहाँ आ गया और G और C इस तरीके से हो गया, नहीं, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा। यूनिफॉर्म है तो ये सेम प्लेन में आएंगे, ठीक है। तो सेम प्लेन में होने की वजह से साथ में ये जो सेम प्लेन में होना है बेस पेयर्स का, ये एडिशनल स्टेबिलिटी कन्फर करता है हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनकी वजह से, फिर इसके अलावा जो सेम प्लेन में ये चीजें हैं इनकी वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा डबल हेलिकल मॉडल DNA का। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर में डिफरेंस बता चुकी हूँ। प्यूरिन्स में 2 रिंग्स होती हैं, एक 5 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड, जबकि पिरिमिडीन के अंदर सिर्फ एक सिंगल रिंग होती है जो कि 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताने के बाद, इसकी सिंप्लिसिटी बनाने के बाद फ्रांसिस क्रिक ने एक चीज और बताई और वो थी सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सेंट्रल डॉगमा बताया गया। सेंट्रल डॉगमा का मतलब है कि एक सेंट्रल लाइन जिसके अराउंड सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मूव करता है, वो है हमारे पास DNA से बनेगा RNA, स्पेशली मैसेंजर RNA, और इससे बनेगा प्रोटीन। ये मैं तुम्हें 11th में भी बता चुकी हूँ। DNA अपने आप को कॉपी भी करता है। हेलो, हाँ जी मैम।